हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विदलन या क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणुओं से फ्यूज़ हो जाते हैं, उनसे मिलकर एक डिप्लॉयड युग्मनज बनाते हैं जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, इस यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जाइगोट में लगातार तीव्र गति से विभाजन शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार से एक कोशिकीय युग्मनज अब कई सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर जाइगोट में अब कई कोशिकाएं बन जाती हैं और ये मल्टी सेलुलर बन जाता है। क्लीवेज के प्रोसेस के कारण ही सेल्स का नंबर बढ़ता है, जिससे कि आगे जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो इस प्रकार युग्मनज में होने वाले रैपिड डिविजन्स जो कि लगातार होते हैं और जिनसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, इन्हें ही हम विदलन विभाजन कहते हैं। विदलन विभाजन सर्वप्रथम स्वयमाडम वैज्ञानिक द्वारा देखे गए थे। इसकी खोज सर्वप्रथम मेंढक के अंडे में की गई थी और इसके पश्चात वैज्ञानिक स्प्लेलेंजानी ने जो टोड होता है उसके अंडे में भी इस प्रकार के विदलन देखे और प्रथम 2 विदलनों का उन्होंने वर्णन भी किया। अब जब हम बात करते हैं कि विदलन जब होता है तो उसमें युग्मनज समसूत्री विभाजन के द्वारा लगातार तीव्र गति से विभाजित होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि समसूत्री विभाजन और विदलन के विभाजनों में क्या अंतर है, हम इसे अलग नाम से क्यों बुला रहे हैं, इसे विदलन क्यों कहते हैं, हम इसे समसूत्री विभाजन ही क्यों नहीं कहते। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन और विदलन में अंतर स्पष्ट करना ज़रूरी है। कोई भी विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है माता और पुत्री कोशिका में, वो सभी विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है तो जाइगोट के विभाजन से जो और आगे कोशिकाएं बनती है उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं, कम नहीं होते, इसलिए इनको हम माइटोसिस डिवीजन कह रहे हैं। लेकिन अलग से नाम विदलन क्यों कहा गया, इसको डिफरेंस ये है समसूत्री विभाजन और विदलन में कि जब भी कोशिकाएं सामान्य समसूत्री विभाजन करती है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है जो आकार में छोटी होती हैं और ये पुत्री कोशिकाएं वापस खुद आकार में वृद्धि करती हैं, ग्रोथ दिखाती हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर साइज़ तक बढ़ने के बाद वो वापस से डिवीजन करती हैं। लेकिन अगर हम जाइगोट की बात करें या हम क्लीवेज डिविजन्स की बात करें तो इसमें जब भी जाइगोट डिवाइड करता है उससे जब 2 सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी पुत्री कोशिकाएं, तो ये पुत्री कोशिकाएं वृद्धि नहीं दिखाती, उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, डिवीजन कंटिन्यूस चलता जाता है जिससे कि सेल्स का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल्स का साइज़ घटता जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं सेल डिवाइड हो रही तो इसमें G1 और G2 फेज़, जो कि नॉर्मली किसी भी सेल साइकिल का पार्ट होती है, ये G1 और G2 फेजेस इसमें प्रेजेंट नहीं होती है या फिर बिल्कुल कम अंतराल की होती है और मेनली सिर्फ S फेज़ और M फेज़ होती है। S फेज़ जिसमें कि DNA का सिंथेसिस होता है और नंबर समान रहता है और M फेज़ जिसमें कि सेल डिवाइड करती है। तो इस तरह से कोशिकाओं में विदलन विभाजन में कोशिकाएं वृद्धि नहीं करती, जबकि सामान्य समसूत्री विभाजन में 2 विभाजनों के बीच में कोशिकाएं वृद्धि करके आकार में बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार विदलन के जो विभाजन है वो बहुत तीव्र होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, जबकि जो नॉर्मल बॉडी में हम देखते हैं वो उसमें साइटोकाइनेसिस और माइटोसिस डिवीजन जो है वो काफ़ी धीरे होते हैं। हमारी बॉडी में माइटोसिस या समसूत्री विभाजन घाव भरने में या जब भी हमारे नेल्स या हेयर बढ़ता है तो उसमें उस दौरान होने वाली क्रियाएं हैं। तो आप देखते हैं कि कभी भी एकदम से जल्दी घाव नहीं भरता, वुंड जो है हीलिंग प्रोसेस हमेशा स्लो होता है। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य समसूत्री विभाजन थोड़ा धीरे गति से होता है, जबकि क्लीवेज के डिविजन्स हमेशा बहुत रैपिड होते हैं जिससे कि कोशिका की संख्याओं में वृद्धि हो जाती है। इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि सेल्स का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल्स का साइज़ छोटा होता जाता है और ओवरऑल जो वॉल्यूम है युग्मनज का उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे क्लीवेज को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है और ये प्रकार डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अंडाणु है और उससे बनने वाले जाइगोट पे। जैसे हमने पहले अंडाणुओं के प्रकार पढ़े थे,
योग के आधार पर, योग की अमाउंट की मात्रा के आधार पर, योग के वितरण के आधार पर, तो उन्हीं आधार पे या उन्हीं के प्रकार के आधार पर विदलन को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। यहाँ हम योग या पित्तक की मात्रा किस प्रकार से विदलन को प्रभावित करती है उसके बारे में देखेंगे। उसके आधार पर जो क्लीवेज का टाइप है, पहला है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, या जिसे हम कहते हैं पूर्णभंजी, संपूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार का विदलन ऐसे अंडाणुओं में होता है जो कि माइक्रोलेसाइतल होते हैं, जिसमें पित्तक की मात्रा बहुत कम होती है और कम होने के कारण ये पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहती है। इसीलिए जब भी विदलन का विभाजन होता है तो वो आराम से पूरे अंडे को आर पार क्लीवेज फरो जो होती है वो उसको पूरा काट देती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पित्तक होता है वो हमेशा विदलन का जो विभाजन है उसको रोकता है या उसमें हिंड्रेंस करता है, उसमें बाधा पहुंचाता है। तो जितना कम पित्तक होगा उतना ही आसानी से या उतना ही जल्दी क्लीवेज की जो डिविजन्स है वो हो जाते हैं। तो यहाँ जब हम होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज की बात कर रहे हैं तो जैसे ये युग्मनज है, इसमें पित्तक की मात्रा अगर कम है तो ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल इस तरफ से ऊपर से नीचे लगातार पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और इससे दो समान ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरा क्लीवेज भी जब होगा वो भी वर्टिकल होगा, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर होगा, और जिससे अब 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन जाती है और ये चारों कोशिकाएं भी लगभग बिल्कुल समान आकार की होती हैं। यहाँ पे होलो का मतलब है पूर्ण रूप से होने वाला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काटा गया है, और इक्वल का मतलब है जो बनने वाले संतति कोशिकाएं हैं वो समान आकार की हैं। तो इस प्रकार से होने वाले विदलन को हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक इक्वल। दूसरा प्रकार है होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। इस प्रकार का क्लीवेज मेनली जो मेसोलेसाइथल एग्स होते हैं, जिसमें मॉडरेट अमाउंट योग का प्रेजेंट होता है, उनमें दर्शाया जाता है। इस प्रकार के क्लीवेज में हम देख सकते हैं कि जो योग है वो मेनली नीचे की तरफ, या जो इसका हम कह सकते हैं कि वेजिटल पोल जिसको हम कहते हैं, उस तरफ पाया जाता है। वेजिटल पोल की तरफ पित्तक कंसंट्रेटेड रहता है और ऊपर की तरफ इसमें एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार के अंडे मेनली एम्फीबिया के होते हैं। तो जब भी इसमें विदलन होगा युग्मनज में तो फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन हमेशा वर्टिकल होते हैं और बिल्कुल होलोब्लास्टिक इक्वल होंगे, जिससे कि कोशिकाएं इस तरह से डिवाइड हो जाती हैं 4 पुत्री कोशिकाओं में, और चारों पुत्री कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। अब जब थर्ड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन के समय ये डिवीजन वर्टिकल होगा, मतलब पहले अगर इस तरह से क्षैतिज डिवीजन हुआ है तो अब इस तरह से होगा वर्टिकल। तो इस अंडे में थर्ड क्लीवेज फरो वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और हॉरिजॉन्टल होने के कारण अब क्योंकि इसमें पित्तक की मात्रा एक ध्रुव पे ज़्यादा है, इसलिए इसको ये बीच से नहीं काटती है क्लीवेज फरो, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ इस तरफ डिस्प्लेस होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये थर्ड क्लीवेज फरो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, जिससे कि ये ऊपर बनने वाले ब्लास्टोमियर्स छोटे आकार के हैं और नीचे बनने वाले ब्लास्टोमियर्स बड़े आकार के हैं। इसी कारण, क्योंकि इनका आकार अलग अलग है, इसलिए इसी कारण इसको हम अनइक्वल होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज कहते हैं। मतलब अंडाणु या युग्मनज पूरी तरह से विभक्त हुआ है, पूरा आर पार विभक्त हुआ है, लेकिन इस प्रकार से विभक्त हुआ कि एक कोशिका बड़ी बनी है, एक कोशिका छोटी बनी है। इसके पश्चात है मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी विदलन, जिसको हम डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बोनी फिशेस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पित्तक पाया जाता है और इनके अंडाणु मेगालेसाइतल कहलाते हैं। मेगालेसाइतल अंडाणुओं में हमेशा, क्योंकि पित्तक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो एक ध्रुव को पूरी तरह से घेरे रखता है या पूर्ण रूप से इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल एक तरफ छोटे से एरिया में एकत्रित हो जाता है, जिसको हम जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं। इस जर्मिनल डिस्क के अंदर ही इसका केंद्रक पाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं पिंक कलर का, और ब्लू कलर का है इसका एक्टिव साइटोप्लाज्म। अब पित्तक क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में है और पित्तक हमेशा क्लीवेज के फरों को या क्लीवेज को
थोड़ा हिंडर करता है, रोकता है। तो जब भी हम इतने हैविली युग्मनज में या उसमें अंडाणु में देखते हैं क्लीवेज, तो क्लीवेज हमेशा सिर्फ और सिर्फ इस एरिया तक ही सीमित रहता है, इस डिस्क तक, जर्मिनल डिस्क तक। इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है और छोटे छोटे से आकार की हो जाती है, जबकि नीचे वाले जो एरिया है, नीचे वाला जो ध्रुव है जहाँ पे पित्तक पाया जाता है, यहाँ कोशिकाएं अविभाजित रहती हैं। इसी कारण से सिर्फ ऊपर की तरफ एक डिस्क में सेल्स बनती हैं, इसलिए इसको हम डिस्कॉइडल क्लीवेज भी कहते हैं या अंशभंजी, क्योंकि युग्मनज का सिर्फ एक अंश ही लगातार विभाजित हो रहा है, सिर्फ एक तरफ का भाग, एक तरफ की डिस्क ही लगातार विभाजित हो रही है और बाकी एरिया अभी भी अनक्लीव्ड है। सुपरफिशियल क्लीवेज इस प्रकार का सतही विभाजन या सतही विदलन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह का विदलन मेनली सेंट्रोलेसाइथल एग्स में होता है। सेंट्रोलेसाइथल जिसमें पित्तक मेनली अंडाणु के केंद्र में सांद्रित पाया जाता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जो बीच का एरिया है इसमें पीला पित्तक प्रेजेंट है और इसके आसपास एक छोटे गोल घेरे के रूप में ब्लू कलर में जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट है। इस प्रकार के अंडाणु मेनली इंसेक्ट्स में होते हैं और सेंटर में योग होने के कारण ये अंडाणु सेंट्रोलेसाइथल कहलाते हैं। तो जब ऐसे अंडाणुओं से युग्मनज बनता है तो उस केस में जब क्लीवेज होगा, जब उसका विभाजन होगा, तो बीच का जो पित्तक है वो तो विभाजित नहीं हो सकता या उसमें विभाजन संभव नहीं है। तो जो बाहर का एरिया जो ब्लू दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म वाला एरिया, उसमें लगातार केंद्रक विभाजित होकर बाहर की ओर आकर अरेंज हो जाते हैं। पेरिफ्री के ऊपर, परिधि के ऊपर जितना भी साइटोप्लाज्म है उसके अंदर केंद्रक विभाजित होकर आ जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि केंद्रक लगातार विभाजित हुए हैं, लेकिन इसमें कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ी है, क्योंकि पित्तक ज़्यादा होने के कारण कोशिकाएं विभाजित नहीं हो पा रही। ये सारे केंद्रक अपने आप को परिधि पे कोशिका द्रव्य के अंदर व्यवस्थित कर लेते हैं और अब बाहर परिधि से लेकर अंदर की ओर ऐसे खांचे बनने लगती है और इस खांचों के फलस्वरूप कई सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन ये कोशिकाएं भी अपूर्ण रूप से विभेदित है और बीच के अंदर अभी भी इसमें पित्तक पाया जाता है। तो इस तरह से सिर्फ सुपरफिशियली या सतह के ऊपर ही कोशिकाएं अरेंज है, ये केंद्र में अभी भी इनका विभाजन नहीं हुआ, इसीलिए इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल या सतही विदलन। धन्यवाद।